आज हम लोग गति नामक चैप्टर के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जो भारती भवन के पाठ 2 में दिया गया है, वर्ग 9th का। जो इसका पहला लेसन जो है विज्ञान और मापन, उसमें मैंने जो क्या है कि चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो कंटेंट दिए थे, उन्हीं कंटेंट में से आपको जो है आसानी से आंसर क्वेश्चन लिखा जा रहा है। तो मेरे पास पढ़ने वाले जो भी बच्चे लोग हैं, वे लोग मेरे उस वीडियो को देख करके, मतलब जो विज्ञान और मापन का जो मैंने लेक्चर वीडियो बनाया था, उसको देख करके विज्ञान और मापन की क्वेश्चन आंसर को बच्चे लिख ले रहे हैं। लेकिन गति का जो चैप्टर बना था, उसके माध्यम से बच्चों को गति के प्रश्न उत्तर को लिखने में थोड़ी दिक्कतें हो रही है। इसलिए मैं उस प्रश्न उत्तर को यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और दिखाऊंगा कि उसमें मतलब ये भारती भवन के प्रश्न उत्तर हैं। यदि आपको भारती भवन का सोल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा उसकी क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन मिल जाएगा। हालांकि यह जो काम है, यह बच्चों के मतलब सोच और समझ की दृष्टि से उतना लाभदायी नहीं है, क्योंकि बच्चे अभ्यास में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको खुद बनाने के लिए उत्सुक होने चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे आंसर को लिख पा रहे हैं, कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। तो सेकंड लेसन है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको लिखवा दिया जाए और फिर बच्चे सीखते सीखते सीखेंगे कि हाँ, हमें अपने से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो सिखाने की दृष्टि से हो रहा है, आपको रटाने की दृष्टि से यह क्वेश्चन आंसर नहीं डाला जा रहा है इस वीडियो में। इस बात का ध्यान रखना आपको। चलिए, और यह भी आशा मत रखिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का मैं आंसर लिखवा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, आपसे अगर नहीं हो पाएगा तभी लिखवाया जाएगा। आपको खुद से प्रयास करने हैं, उसके बाद ही अगर नहीं हो पाया तब मैं उसे लिखवाऊंगा। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 10 क्वेश्चन हो, 5 आप लिख ले रहे हो, 5 नहीं लिख पा रहे हो, तो 5 लिखवा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जो कठिन सवाल होगा वो तो सबके लिए कठिन होगा, और जो जिस तरीके से पढ़ेगा उस तरीके से उसको मतलब सरल और कठिन लगता है। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए काम को शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले अति लघुतरीय मतलब प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि आवर्त गति किसे कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल के बाद दोहराती है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, आवर्त गति जैसे कि झूले की गति वगैरह वगैरह आपको बताया गया था पहले से, कहते हैं। जैसे इसमें लिखा गया, आप जैसे लिख सकते हैं कि झूले की गति, या घड़ी में पेंडुलम की मतलब पेंडुलम की गति। ठीक है, जब एक उपग्रह सैटेलाइट वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होगा, तो शून्य होगा। आपको पहले ही बताया गया था कि विस्थापन वह दूरी है जो सबसे छोटी होती है, क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो वृत्तीय पथ पर मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू किया, फिर यहाँ पे आकर के मिल गया, तो दूरी तो इसका वृत्त की परिधि हो गई, लेकिन विस्थापन तो यहाँ से आया और यहीं पे मिल गया, तो दो बिंदुओं के बीच की नजदीक दूरी तो एकदम बिल्कुल शून्य है, तो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है। पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन क्या है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी h प्लस h हो गया 2h, और उसका तय किया गया विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि फिर वहीं से चल के वहीं पे चला है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु आया, ठीक है, फिर यहाँ सॉरी नीचे से फेंका जा रहा है, यहाँ पे कोई लड़का है वस्तु को फेंक रहा है, यहाँ से वस्तु यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ चला है। एक बार h गया, फिर दूसरी बार h आ गया, मतलब h प्लस h हो गया, लेकिन विस्थापन उसी बिंदु पर भी मौजूद है, मतलब यहीं से उठा फिर यहीं पे आ गया, तो यह बिंदु यहाँ पे विस्थापन शून्य। समझ रहे बात, गुड। चलिए, अब अगला पेज देखते हैं। सीधी सड़क पर गतिमान एक बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी और इतना बजे 5 किलोमीटर की दूरी पर थी, तो उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, 7 बजे जो है 3 किलोमीटर थी, x1 हो गया, फिर दूसरा -5 किलोमीटर चली गई, तो विस्थापन क्या होगा, x2 माइनस x1। मतलब विस्थापन क्या होता है कि अंतिम बिंदु में से शुरू वाले बिंदु को घटा दिया जाता है। तो बस कहानी खत्म, -8 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, आप वीडियो को रुक रुक करके आंसर क्वेश्चन आप अपना लिखते भी मतलब लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर आपकी समझ पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर अगर मजबूत है तो आप समझ सकते हैं और खुद से आंसर क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए, कोई वस्तु की त्रिज्या r की एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थापन बिंदु की व्यस्तता सम्मुख बिंदु पर पहुंच जाती है, तो उसका विस्थापन और तय की दूरी क्या है। ठीक है, कोई वस्तु जो है r के वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसके सम्मुख का क्या हो जाता है, ये दूरी का उसका परिधि बटा 2 हो जाएगा। सम्मुख बिंदु से ये दूरी जो है s होगा, परिधि बटा 2 हो जाएगा, तो उसे 2 कट जाएगा, और विस्थापन उसे क्या होगा, r और
आर होगा। जैसे कि मान लीजिए यही वस्तु यहाँ से चलते चलते सम्मुख बिंदु पर जाती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्धवृत्त की परिधि, विस्थापन, कोई दिक्कत? बस इतना याद रखिए ना, विस्थापन दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी को बोलते हैं और दूरी उसकी अधिकतम दूरी को बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। यहाँ पे दिखा दिया गया है ओपी विस्थापन है और पीओ क्या है? दूरी है। कोई दिक्कत? चले आगे। चलिए, क्या ऐसी गति हो सकती है जिसका औसत वेग शून्य हो? हाँ, जब किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो उसका औसत वेग क्या होगा? शून्य होगा। किसी को दिक्कत? औसत वेग सूत्र विस्थापन बटा समय, ठीक है। एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, इसका त्वरण एक्सेलरेशन क्या होगा? जब एक वेग से है, एक समान वेग से है, चूंकि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है अर्थात वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसका त्वरण भी शून्य नहीं होगा। जब वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं तो त्वरण कहां से आएगा? त्वरण का सूत्र ही ना होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहता तो फिर त्वरण आएगा कहां से? किसी को दिक्कत? कोई परेशानी? देखिए, सवाल ज्यादा है इसलिए हमको जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब इसमें सवालों की संख्या बहुत ज्यादा है और मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके यह काम खत्म हो जाए, क्योंकि अगला चैप्टर भी हमको पढ़ना है। अभी केमिस्ट्री वगैरह बायोलॉजी हर चैप्टर को अच्छे तरीके से हम लोग को डील करना है इस बार, ठीक है, और अच्छे से आपके पास कंटेंट पहुंचाने हैं कि आपको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा द्वारा निरूपित होता है, तो इस गति में सवार का त्वरण क्या होगा? इस गति में सवार का त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। एक समान त्वरण होगा जो 0 होगा, ठीक है। विस्थापन समय ग्राफ में एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। पिंड द्वारा समय वेग समय ग्राफ में जो तय किया जाता है उसको s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर के माध्यम से जाना जाता है। चलिए, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर क्या मापता है? कुल दूरी मापता है। एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? यदि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों बराबर हो तो उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य। जब ऐसी स्थिति होगी तभी वो क्या होगा? शून्य होगा। किसी को दिक्कत नहीं। जब यदि प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग दोनों बराबर हो तो उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अच्छा चलिए, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है? जब वस्तु द्वारा, मतलब यहाँ पे खड़े होकर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब आ रहा है ना ठीक से? कोई दिक्कत नहीं? हाँ ठीक है। तो किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होता है? जब वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी उसकी कुल विस्थापन के बराबर हो, तब क्या होगा? कि उसकी औसत चाल बराबर होगी औसत वेग से। जब तय की गई कुल दूरी जो है विस्थापन के बराबर होगी तब। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं? जिसका चाल समय ग्राफ अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। जब एक समानांतर रेखा होगी समय ग्राफ तो वस्तु क्या होगा? एक समान वेग से एक समान चाल से गतिमान है। कोई दिक्कत? किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं? जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है, ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वस्तु स्थिर होगी और वह गतिमान नहीं होगी। जब ऐसी स्थिति मतलब क्वेश्चन इस तरीके का होगा तो वस्तु की ऐसी स्थिति होगी। लेकिन इसमें इस वीडियो में जो है क्या है, क्वेश्चन आंसर को आपके पास पहुंचाने का मकसद है, यहाँ पे समझाने विश्लेषण करने का मकसद नहीं है, क्योंकि मैं अगर एक पॉइंट को फिर से विश्लेषण करते चलूं तो बहुत सारा समय लग जाएगा और इन सभी चीजों को मैं पहले मतलब पिछले क्लास में मतलब क्या कर चुका हूँ, विश्लेषण कर चुका हूँ। अगर आप उसको समझे होंगे और फिर अपना बुक पढ़े होंगे तो आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझे होंगे तो आपको तकलीफ हो रहा होगा। अगर तकलीफ हो रहा है समझने में इसको तो फिर से आपको दूसरा मतलब इसके पीछे वाले वीडियो को देखना चाहिए, यानी तो बुक को पढ़ना चाहिए। चलिए, किसी वस्तु की एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होगी, जबकि असमान गति के लिए ऐसा ग्राफ समय के साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन को दर्शाता है। जब एक समान हो या असमान हो तो उसकी स्थिति निम्नलिखित तरीके से होगी, जैसा मैंने आंसर में डाल रखा है। चित्र में चाल समय ग्राफ की 4 स्थितियां दर्शाई गई है। किस स्थिति में चाल नियत है, किस स्थिति में चाल घट रही है, किस स्थिति में चाल बढ़ रही है, आपको बताना, चित्र देख कर बताना है। चित्र देखिए, 4 प्रकार के चित्र दिए गए हैं। तो स्थिति 1 में चाल घट रही है, स्थिति 1 में क्या हो रही है? चाल घट रही है। स्थिति 2 में चाल बढ़ रही है, इसमें बढ़ते क्रम में जा रही है।
ठीक है ना। यहाँ पे चाल क्या हो रही है, घट रही है, चाल से मतलब इसे नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ बढ़ रही है। और यहाँ स्थिति थर्ड में चाल नियत है, जब बराबर है तो चाल नियत है। और पहले चाल बढ़ रहा है, फिर चाल बढ़ रहा है, फिर यहाँ पढ़ रहा है लिखा गया, बढ़ रहा है होना चाहिए, बढ़ रहा है, बॉम में से डाल दीजिए, बढ़ रहा है, फिर नियत और फिर चाल घट रहा है। पहली स्थिति में चाल बढ़ रहा है, फिर नियत है, फिर घट रहा है। समझ गए, ग्राफ देख करके आप पहचान सकते हैं। बोलिए, चलिए आगे बढ़े। चलिए तब आगे जो है 17 नंबर क्वेश्चन है, 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की समान चाल से चल रही है, तो चक्कर पूरा करने में क्या लगेगा। 4 मीटर की त्रिज्या है और चाल उसकी कितनी है, 4 मीटर है। तो वृत्तीय पथ जो होगा पर एक चक्कर पूरा करने में लगेगा समय, तो जो वृत्त जो होगा उसके पथ पर एक चक्कर लगाने में इसका परिधि निकल गया। समझ रहे हैं, तो परिधि बटा चाल, तो परिधि बटा चाल का फॉर्मूला लगाइए और आपको 11 सेकंड का समय लग जाएगा उस वृत्तीय पथ को पूरा करने में, यदि वह व्यक्ति 4 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशियां क्या होती हैं। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशियां वस्तु के परिणाम के बराबर होती हैं। ठीक है, अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से कौन सी राशि प्राप्त होती है, वस्तु का वेग प्राप्त होता है अचर वेग से। ठीक है, ये सब याद रखने योग्य बातें हैं। ठीक है ना, समझ भी सकते हैं आप। एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं, जब कोई कण किसी वृत्त पथ पर एक समान चाल से चल रही हो तो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। कोई दिक्कत। क्या एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता है। यस, हाँ, वो हमेशा बदलते रहता है। वृत्त पर तो हमेशा उसकी दिशाएं बदलती रहती हैं। प्रत्येक कण जो एक दूसरे कण के क्या होता है कि मतलब अलग होता है। तो एक डोरी की एक छोर पर बंधे किसी वस्तु को वृत्तीय पथ में घुमाने पर उसकी गति की दिशा क्या होगी, वृत्तीय पथ में स्पर्श रेखीय सीधी रेखा में गति करेगी। स्पर्श रेखीय जो वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा में गमन करेगी। ठीक है, तय की गई दूरी, अब लघुत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो विस्थापन और दूरी में तो अंतर आपको पहले बताया गया। आप यहाँ से वीडियो को रोक करके और इसके आंसर को लिख लीजिए, उसके बाद इसको आप समझ सकते हैं। चाल और वेग में क्या अंतर है, देखिए चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल जो है प्रति एकांक समय में तय की दूरी होती है, जबकि वेग जो है एकांक समय में तय किया गया विस्थापन होता है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। चाल दूरी बटा समय को बोलते हैं, वेग विस्थापन बटा समय बोलते हैं। चाल कैसे, मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर सेकंड का माइनस पावर भी होता है, मतलब ये बट्टा होता है, बट्टा जब हटेगा तो पावर पॉइंट में आ जाएगा। पहले बात हुआ था आपसे। ठीक है, और यहाँ भी वही स्थिति। चलिए, धावक की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, तो साइकिल सवार की चाल मीटर के हिसाब से इन चालों में घटते क्रम को लिखिए। घटते क्रम में लिखना है, अर्थात किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे 5/18 से गुना, आपको पहले बताया गया कि किलोमीटर को 1000/60 याद है किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बताया गया था पहले वीडियो में। चलिए, वहां से धावक की चाल इतनी हो जाएगी, जब इसको काटिएगा छाटिएगा तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, एक समान त्वरण क्या कहते हैं, तो ये इसके बाद हो चुका है। एक समान त्वरण किसे कहते हैं, जो पहले बताया गया है। किसी वस्तु की प्रारंभिक चाल इतना मीटर प्रति सेकंड और इतना है, तो रुकने से पहले वस्तु में तय की गई दूरी क्या करना है। प्रारंभिक चाल इतना है और भी उसका 0 है, क्योंकि अंतिम वेग इसमें प्रारंभिक चाल इतना है, त्वरण इतना है, रुकने के पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या करनी है। भी इसका 0 है और यू जो है इतना है और ये इतना है, तो रुकने की स्थिति तय की दूरी एस बराबर क्या होता है फार्मूला, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फार्मूला पर बैठाइएगा मान। ठीक है ना, सोल्यूशन गति का द्वितीय समीकरण नियम से यह सवाल सॉल्व होगा। प्रश्न में समय नहीं दिया है, इसलिए सर्वप्रथम समय ज्ञात करेंगे। इसलिए समय ज्ञात करने के लिए ए बराबर v माइनस टी रख करके पहले टी निकालिए, समय टी निकल गया 6 सेकंड, और उसके बाद एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रख करके आप आंसर निकाल दीजिएगा। समझ रहे हैं, वीडियो को रोक करके पेज को बढ़ाते हुए ध्यान से आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यू है, भी है 0 है और ए है, एस नहीं है अर्थात टी नहीं है, तो v बराबर ए बराबर v माइनस यू बटा टी वाले फॉर्मूले पे निकाल लेंगे। उसके बाद कहानी खत्म, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए, एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है। हाँ, एक समान वृत्तीय गति क्या है, त्वरित गति है। हमेशा उसमें त्वरण की प्रक्रिया होती रहती है। आप किसी वस्तु के विषय में कब कहेंगे
कि वह एक समान त्वरण से गति में है या असमान त्वरण से गति में। जब वस्तु का वेग परिवर्तन की दर नियत हो तो हम कहेंगे कि वस्तु एक समान गति से है, और जब वेग क्या परिवर्तन की दर नियत नहीं हो तो कहेंगे कि वह असमान त्वरण की गति से है। निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव है? प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, वह अवस्था संभव है कि नहीं है? कोई वस्तु निश्चित दिशा में दूरी तय कर रहा हो और त्वरण उसकी लंबवत हो, दोनों ही अवस्थाएं संभव है, दोनों ही स्थितियां क्या हो सकती हैं कि हो सकती हैं। चलिए उदाहरण देकर के बताया जा रहा है कि उदाहरण में बताया जा रहा है कि जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तब तब क्षण भर में मतलब कुछ देर के लिए उसका वेग शून्य हो जाता है, परंतु त्वरण नियत रहता है। समझ रहे बात? पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे जब वस्तु फेंका जा रहा है ऊपर तो कुछ देर के लिए उसका वेग शून्य रहता है, लेकिन फिर भी त्वरण उसका नियत रह जाता है। अब फिर प्रक्षेप में जब वस्तु उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तो उसका वेग क्षैतिज दिशा में आगे की ओर होती है, जबकि उसका त्वरण उसके लंबवत नीचे की ओर होता है। मतलब दोनों जो स्थितियां जो ऊपर अभी दी गई थी क्वेश्चन को, वे दोनों के दोनों संभव है। और क्यों संभव है तो यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, एक खिलौना कार द्वारा की गई पूर्ण यात्रा का स्थिति समय ग्राफ के चित्र में दिखाया गया है। किन अवधियों के बीच कार सबसे तेज चल रही है और किन अवधियों के बीच रुकी हुई है, और निर्देश रेखा पर किस अवधियों में कार ऋणात्मक है तथा किन अवधियों में वह धनात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है इस ग्राफ को देख करके कब क्या हो रहा है, और उसके बाद आपको डालना 0 से लेकर 3 घंटे की अवधि में कार सबसे तेज है। चलिए ग्राफ पे चलते हैं पॉइंट में, देखिए 0 से लेकर के 30 तक देखिए। ठीक है, अच्छा 0 से लेकर के 30 तक कार क्या हो रहा है? सबसे तेज है। फिर 2 से लेकर के मतलब 3 है ही, 3 से लेकर के 8 तक कार नियत में है, मतलब क्या कार आगे बढ़ रहा है, फिर यहाँ से नियत हो गया, फिर यहाँ से जो है कम हो गया, घटते चला गया। समझ गए बात? तो आप आसानी से आप आंसर को दे सकते हैं। देखिए 0 से लेकर 3 घंटे तक कार क्या हो रही है? सबसे तेज है। समय 0 पर कार 12 पर कार रुकी हुई है, 0 पर भी रुकी हुई है, फिर 12 पर रुकी हुई है क्योंकि वहां चलना शुरू किया और वहां पे जाकर के रुकी है। 0 से 3 घंटे के बीच की कार धनात्मक दिशा में है और 8 से 12 के बीच में कार ऋणात्मक दिशा में है। मतलब जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सब यहाँ पे कार के माध्यम से दिखा दिया गया है। आप भी चित्र से देख सकते हैं, जब आगे बढ़ रही है, जब ऐसी स्थिति है तो आगे बढ़ रहा है, जब ऐसे रहता नियत है, जब ऐसे रहता घट रहा है। समझ रहा है? चलिए चित्र में दो वस्तुओं ए और बी का दूरी समय ग्राफ दिखाया गया है। दोनों में किस ग्राफ की ढाल अधिक है और दोनों में कौन सी वस्तु तेज चल रही है? एक किसी समय पर वस्तु ए और बी की आगे पीछे निकल जाती है, किस अवस्था में दोनों वस्तु मिलेंगी? 10 सेकंड और 50 सेकंड पर उनकी स्थिति का क्या होगी? चलिए यहाँ पे समय ग्राफ है, आप देख सकते हैं आप आसानी से। यहाँ से 0 से एक कार चल रही है और फिर एक कार जो है 10 से चल रही है। समझ गए? अगर आपको समझ गए, इस क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, तब वहां से आपको यहाँ पे दोनों में से ए ग्राफ की ढाल अधिक है, दोनों में से ए वस्तु सबसे तेज चल रही है। 40 सेकंड के बाद वस्तु ए वस्तु बी से आगे निकल जाएगी। समय टी 40 सेकंड द्वारा एस बराबर 24 मीटर पर दोनों वस्तुएं मिलेंगी। सब वहां पे ग्राफ में सब क्लियर है, जो बातें इसमें कही जा रही है सब यहाँ पे क्लियर है। यहाँ से चल रही है, दोनों आगे की तरफ ही बढ़ रही है। 40 सेकंड के बाद यह इससे आगे निकल जाएगी, और जो भी शर्त दिए गए हैं, जो भी बातें यहाँ पे हो रही है, सब बातें इसमें चित्र के माध्यम से सही हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? 50 सेकंड पर वस्तु ए 30 मीटर की दूरी तय करेगी तथा बी 27 मीटर की दूरी तय करेगी। जो सवाल पूछा है वहां पे ग्राफ देख करके बता देना। समझ रहे हैं ना बात? अरे ग्राफ में दो तरह की ढाल है, एक समय है और एक वेग है। तो समय के बाद वेग पता नहीं चल रही का? समझ रहे हैं कि फिर से देखें उसको? आ रहा है समझ में? चलिए तो ठीक। किसी कार का चाल समय ग्राफ के चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, कार का पहले 3 घंटे में, उसके बाद 5 घंटे में और अंत में 4 घंटे में त्वरण कितना होगा? पहले 3 घंटे में, 3 घंटे में इधर चला गया, फिर 5 घंटे में इधर आ गया, फिर अगले 3 घंटे में 2 घंटे में इधर आ गया। समझ रहे हैं? तो अब देखा जाए इसका, तो पहला त्वरण क्या हो जाएगा?
V2 माइनस V1/3 थोड़ा का सूत्र होता है 30 माइनस 0/3, मतलब समझ रहे हैं ना बात। 30 किलोमीटर चल रहा है ना पहले, तो V2 हो गया 30 और V1 हो गया 0। तो पहला हो गया, पहला शुरू के 3 घंटे का 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, फिर उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुना करके इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 5 घंटे में तो V1 हो गया 0, V2 हो गया 30, वही काम हुआ, वही काम 5 घंटे में तो 6 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। जब इसको आप 5/18 से गुना करोगे तो 1.6 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है, फिर मीटर में बदला जा रहा है। फिर तीसरे, अब 4 घंटे में तो V1 हो गया 0, V1 हर हाल में 0 होगा, क्योंकि जहां से शुरू हो रही कार चलना जब शुरू कर रही है तो 0 ही है, जाके जहाँ पे समाप्त हो रही है वहां पे उसका मान बढ़ जाता है। ठीक है ना, V2 हो गया 30 किलोमीटर, फिर जितना जितना हुआ उतना रख करके बात किया गया और उतना आपका आंसर आ गया। अर्थात अब कार द्वारा तय की गई दूरी S बराबर चतुर्भुज हो जा रहा है, और चतुर्भुज ABCD का हो जाएगा त्रिभुज ABE और फिर BEC और फिर CD। तीनों त्रिभुज से निकाल के जोड़ दीजिएगा, 2 त्रिभुज और 1 आयत निकाल के जोड़ दीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। मतलब इतना औसत चाल से भी तो S निकल गया, फिर चाल निकल गया, कोई इतनी भारी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देख के पढ़ लेना है, आप पढ़ने के बाद जो है उसके हिसाब से उसको, ठीक है ना, रखना है। फिर जो बनाया गया है उसको देखना भी है। समाप्त हो गया, कितना पेज हो गया, 15 हो गया, 16 पेज हो गया। लग रहा है लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय इस वीडियो में समाप्त हो गया। दीर्घोत्तरीय में क्या क्या है थोड़ा दिखाइएगा किताब। दीर्घोत्तरीय में इसका जो सिद्ध करना है, इसके पिछले वीडियो में मैंने सिद्ध मतलब नहीं कराया, लेकिन उसमें मतलब उसको कैसे सिद्ध किया जाएगा इसको दिखाया गया था, तो आप उस वीडियो को रोक करके वहां से सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि सिद्ध कराया भी जाएगा, इसमें एक क्वेश्चन ही बच रहा है, और उसके बाद आंकिक प्रश्न दिए गए हैं। तो आंकिक प्रश्न को बनाने के लिए हम एक बार आएंगे, मतलब एक वीडियो में, और आंकिक प्रश्न को बनवा के 2-4-5 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। और वैसे भी पहले यहाँ तक तो आप पूरा करके याद करिए, तब आंकिक का हम लोग काम कर लेंगे। आंकिक में थोड़ा सा गुना भाग है और उतना में कोई भारी नहीं है। थोड़ा सा अगर एक क्वेश्चन देखने की कोशिश की जाए, तो एक वस्तु 16 मीटर की दूरी पर 4 सेकंड में तय की गई, 4 सेकंड में तय करती है, तो अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल निकाल देना है, मतलब गणित की तरह है, आपको इसको बनाने हैं। अगर दिक्कत होगा तो उस क्वेश्चन को पूछना है, अगर वो क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत में होगा तो उसका वीडियो बना दिया जाएगा। सभी फार्मूले आपको पता है, इसमें जो जो मतलब फार्मूले लगे हैं, एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा है, ए का फार्मूला लगा है, एस का फार्मूला लगा है, यू भी सबका फार्मूला लगा है। उस फार्मूले को बैठा बैठा करके मान निकाल लेने हैं। अगर निकाल लिए तो अच्छी बात है, नहीं निकालेगा तो फिर से हम लोग इसको काम करेंगे। और ध्यान रखिए कि गति नामक चैप्टर जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको फिजिक्स की दुनिया में कदम अपना बनाए रखना है, आगे भी भविष्य में यदि फिजिक्स और अपना कमांड रखना है, और आगे भी अगर 9th-10th की बात आपको इंटरमीडिएट ISC वगैरह करने हैं, या उसके बाद भी आपको मतलब किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो उस समय आपके लिए फिजिक्स अत्यंत मूल्यवान होने वाला है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है गति को, क्योंकि गति के ऊपर ही अन्य सभी चैप्टर फिजिक्स के क्या हुआ है, रिलेटेड है। गति अगर समझ में आ गया तो इसके बाद वाला बल भी समझ में आएगा, इसके बाद वाला अन्य अन्य जो भी चैप्टर है समझ में आएगा। इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और घबराइए मत। देखिए, चाल आपको चलने हैं कछुए की तरह, लेकिन खरगोश से जीत के दिखाने हैं। चलना है हमको धीरे धीरे, शुरुआत हमको धीरे धीरे करनी है, लेकिन समाप्त हमको पूरे मजबूती के साथ करना है। ठीक है, तभी हमें जीत हासिल होगी और हम एक सही इंसान बन सकते हैं, और अपने घर परिवार या अपने समाज या अपने देश का जन कल्याण कर सकते हैं। इसी के साथ आज का यह मेरा वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा रखूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा लिख करके याद करके आने की कोशिश करिएगा, और जो ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फेयर और उनका याद मैं कल आपसे सुनूंगा। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग कल फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो के साथ।